मखदूम को जितनी इज़्ज़त हासिल से तक़रीबन तहरीक के लोगों के दरमियान, शायरों के दरमियान, अदीबों के दरमियान उतनी इज़्ज़त दूसरों को नहीं हासिल हो पाई। ज़िलों में चाँद ने रातों का एहतमाम लिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उर्दू शायरी के, उर्दू तहकीक के, उर्दू तनकीद के, उर्दू फिक्शन के और तरक्की पसंद तहरीक के बड़े बड़े नाम पैदा हुए। लोगों बड़ी मुश्किल से इधर देखा है। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नग़्मों की जान उर्दू। शायरों की हयात व खिदमात पर मबनी प्रोग्राम शेरो सुखन देखिए हर जुमा रात 9:30 बजे और हर सनीचर दिन में 1:30 पर सिर्फ डीडी उर्दू पर। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम पैगाम हिंद भारत देशना में आपका स्वागत। नाजरीन, आज बात करेंगे हिंदुस्तान की तारीख के उस सुनहरे पन्ने की जब सदियों के तवील अरसे के बाद इस मुल्क ने यकजहती और कौमियत की, हुब्बुल वतनी की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि लड़ाई हारने के बावजूद हर हिंदुस्तानी अपने मुल्क की क़ुव्वत पर, अपनी मुश्तरका तहजीब पर, अपनी साझा विरासत पर फ़ख्र का एहसास करने लगा। आज इस बहुत सुनहरे वर्क पर जब हमने ये देखा कि इस खूबसूरत मुल्क में अक्सरियत और अक़लियत इतने शाना बशाना साथ साथ रहती आई हैं सदियों के साथ, कि जो अक्सरियत है वो अक़लियत के जो उनके मज़ाहिब हैं, उनके अक़ीदे हैं, उनका बड़ा एहतराम करती रही है। इसका उल्टा भी हुआ, अक़लियत भी अक्सरियत के बारे में ऐसे ख्याल रखती है। इस 1857 के दौर के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दो बहुत मेहमान, ख़ास मेहमान। आप हैं जनाब सुहेल हाशमी साहब, सहाफ़ी हैं, फ़िल्म मेकर हैं और आपने एक कॉलमिस्ट के रूप में बहुत ख्याति, बहुत मशहूर कॉलमिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पर्शियन के प्रोफेसर अखलाक आहन। आपका खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया इस दूरदर्शन के स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। अखलाक साहब, आपसे शुरू करता हूँ। ये जो 1857 की लड़ाई हुई, जिसको अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने इसको सिपाही म्यूटनी कह दिया, सिपाहियों का विद्रोह कह दिया, किसी ने गदर कह दिया, और बाद में ये तस्लीम किया गया कि ये हिंदुस्तानियों की साझा लड़ाई थी और उस हवाले से ये पहली जंग आज़ादी कही जा सकती है। इसमें जाहिर है, सबको पता है कि शिकस्त हिंदुस्तानियों की हुई, अंग्रेज़ कामयाब रहे, जीते। लेकिन एक बात ज़रूर हाईलाइट हो गई कि अगर हम सब मिल के कोशिश करें तो उस वक्त की जो सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत थी अंग्रेज़, ब्रिटिश पावर, वो हिल गई थी उस ज़माने में। तो ये वो मैसेज या ये वो पहचान या ये वो कहिए कि लेबोरेटरी में कहें, उस शब्द में क्रूसिबल जो हमारी तहजीब रही है, ऐसी मिसाल कायम करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इस बारे में आपका क्या नज़रिया है कि ये जो एक साथ उस वक्त क्यों हो पाए और क्या बाद में भी हमने उस विरासत को आगे रखा? देखिए, इसमें जो नुक्ते की बात है वो ये है कि 1857 से कई चीज़ें साबित होती हैं। उसमें हमारी अच्छाइयाँ भी खुल के आईं और हमारी कमियाँ भी।
अच्छाइयाँ ये थी कि हमारा जो मुल्क है वो ऐसा नहीं था कि 1857 के वक्त ही मुत्तहिद हो गया था। ये सदियों से हम एक साथ रहते आए थे, और बल्कि जिन लोगों ने 1857 की तारीख़ पे काम किया, ख़ास तौर से अंग्रेज़ों ने, उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि लोग बड़े सेल्फलेस होके लड़ रहे हैं और सब एक साथ हैं, तमाम अक़वाम के लोग हैं, अगरचे उसकी वजूहात बहुत सारी थीं, लेकिन जो हारने की जो वजह थी, बावजूद इसके कि हम अपने मुल्क में थे और वहाँ से एक छोटी सी कौम आके वो हो रही थी, उसकी वजह ज़्यादातर तारीख़ी नज़र आती है। आप ये देखें कि अगर पूरी आलमी तारीख़ पे नज़र डालें, जो जंगों और कशमकश की रही है, उसमें हमेशा जो है वो टेक्नोलॉजी जीतता रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी यही हुआ कि वो जो नया एक नई टेक्नोलॉजिकल जो उनका एडवांसमेंट था, उस वजह से भी हम हारे, या उनका जो तरीक़ाकार था, हमारा जो तरीक़ाकार था वो किसी ज़माने में जदीद था, लेकिन अब उसमें एक तरह की कमी थी जो इस नए तरीक़े से मैच नहीं कर पा रहा था। ये भी एक वजह थी जिससे हार हुई है। लेकिन जो खूबियाँ निकल के आई वो ये कि आप देखें कि ये पूरा हिंदुस्तान गिर सतह पे तकरीबन, ख़ास तौर से शुमाली हिंदुस्तान में, कलकत्ते से लेके पेशावर तक, लोग कहते हैं कि कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जिस पे हिंदुस्तानी जो आज़ादी के मतवाले थे उनकी लाशें न लटक रही हों। और ये भी वजह थी कि अगले 100 साल तक 1857 के हवाले से बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये एक, बल्कि आज़ादी के 10 साल के बाद 1957 में पहली बार बाज़ाब्ता तौर पे एक तहकीकी काम हुआ, पीसी जोशी ने वो कराया लोगों से। तो ये भी एक उनकी धाक इस तरह से बैठ गई है, उनका खौफ ऐसा बैठ गया। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग बाद में बात कर सकते हैं कि कैसे फिर रिस्पॉन्ड हुआ या क्या उन्होंने साजिशें की जिसकी वजह से वो इस ताने बाने को तोड़ने की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि उन पे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये बड़ा मजबूत ताना बाना है जो सबको जोड़े हुआ और जो जिसकी वजह से सब मिल के लड़ रहे थे। सुहेल साहब, आपसे मुत्तफ़िक़ हैं इस आर्गूमेंट से कि वो टेक्नोलॉजी के हवाले से हमसे आगे थे, इसलिए कामयाब रहे अंग्रेज़, और कुछ दूसरी भी वजूहत आप समझते हैं कि इसमें शामिल थी? जी नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, जैसा अखलाक साहब ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। और लेकिन मैं इससे थोड़ा सा मेरी राय मुख्तलिफ है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की बिना के ऊपर जंगें नहीं जीती जाती, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्मी अमेरिका की है और वो वियतनाम से हार गए, दूसरी छोटे से देश से, दूसरी जगहों पे भी हार रहे जी। तो अगर एक मुल्क के अवाम ये फैसला कर ले कि अब हम इस तरीके से हम पर हुकूमत नहीं की जा सकती, हम इस तरह की हुकूमत के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत उनको गुलाम नहीं रख सकती। और 1857 में जो शुरुआत हुई वो ये शुरुआत थी, वो नाकामयाब रही, उसकी और तमाम वजूहात हैं जिसमें टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट वजह रही है। लेकिन और एक बड़ी वजह मैं समझता हूँ ये रही कि पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद नहीं हुआ, ये जंग शुमाली हिंदुस्तान में महदूद रही। और उसमें एक और चीज़ देखने की है कि आप ये देखें कि पंजाब में कुछ नहीं हुआ, राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में सतारा के अलावा कुछ नहीं हुआ, पंजाब में पेशावर के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो ये बगावत बुनियादी तौर पर ईस्ट यूपी, बिहार, बंगाल, मतलब यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, इसमें कन्फाइंड रही। तो अगर हम ये कहें कि ये जो आवाम के बजाय ज़्यादा वो जो पुराने हमारे राजे महाराजे थे, नवाब थे, फीडल जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने ये देख के कि अब उनके हाथ नीचे की ज़मीन खिसक रही है, तब ये वो किया जो कि एक अंग्रेज़ों का ऑलरेडी एक प्रमाइस है ही। उसमें भी मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें हुई। एक, अगर आप ये देखें कि 1857 भी कि वो लोग जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए, जो फ्यूडल हमारे ज़मींदार, राजे महाराजे छोटे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए,
वो रानी चेन्नम्मा हो, हैदर अली हो, टीपू सुल्तान हो, या बंगाल में सिराजुद्दौला, या 1857 में वाजिद अली शाह, नानाजी ऑफ बिठूर, कुंवर सेन, रानी लक्ष्मीबाई, ये तमाम लोग जो भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ उसका नाम और निशान मिटा दिया। बहादुर शाह जफर, उनकी औलादों की औलादें तक ख़त्म कर दी। लेकिन और इसलिए मैं एक मिनट में इसको ख़त्म करूं, जो जिस इलाके के अवाम बगावत में शामिल हुए, और ये मैं समझता हूँ दुनिया की तारीख़ में गालिबन पहली बार हुआ कि अवाम ईस्ट बंगाल आर्मी के जो लाइट बंगाल इन्फेंट्री के जो सिपाहियों ने जिन्होंने बगावत की, जो गरीब किसानों की औलादें थीं, उनके साथ किसान जुड़े और इस बगावत को बहादुर शाह जफ़र ने सपोर्ट किया, इसको अवध के नवाब ने सपोर्ट किया, इसको लक्ष्मीबाई ने सपोर्ट किया, ये और इन सबको फिर ख़त्म किया गया। तो ये जो यकजहती जो बन रही है वो एक अजीब तरीक़े की यकजहती है। इस पूरे इलाके में जो जिसको हम शुमाली हिंदुस्तान कहते हैं, जिसमें लाइट बंगाल इन्फेंट्री ने बगावत की, ये अखिलेश मित्तल कॉलम लिखा करते थे इतिहास नाम से, टेलीग्राफ में शायद, जी जी जी, उन्होंने एशियन एज में भी, और एशियन एज में उन्होंने लिखा कि जो आर्मी थी जिसने बगावत की थी 1,35,000 की फौज थी, दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल आर्मी थी ये उस वक्त की, इसमें से 1,30,000 लोग बगावत में शामिल थे। इस आर्मी ने बहादुर शाह जफ़र से कहा आप हमारी क़यादत कीजिए। मैं आपको इसमें रोक के दो चीज़ें इसमें जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये तफसील ज़रूरी है। एक ये कि चूँकि आप बता रहे हैं तो टेक्नोलॉजिकली दे वर सुपीरियर, दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि जो आपके स्टेक होल्डर्स थे, जो लोकल राजे महाराजे थे, उन्होंने बरतरफ कर दिया, इक़्तिदार में नहीं रहे। इसमें क्या हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि उनकी सलाहियत में, उनकी क़ुव्वत में एक डिसाइसिव फ़र्क था, वो अंग्रेज़ों का मुकाबला करने में, उनकी तरह का अल्टरनेटिव एक सिस्टम देने में नाकामयाब रहे। हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है जो चीज़ हमको मेरा ख्याल है समझनी चाहिए इसमें, वो एक तो ये है कि हमारे जो राजे रजवाड़े हैं वो उनमें से अक्सरियत क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें उनके अपने ज़ाती मफाद क्या थे वो सबसे ऊपर रहा करते। उनकी जो हुकूमत थी वो निजी जायदाद की तरीके से थी, और ये तसव्वुर कि ये हिंदुस्तान है एक सियासी, एक पॉलिटिकल टेरिटरी की तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूसरे, जब इन्होंने जो फ़ौज को शामिल किया तो उसमें एक जो जिसको आज तक शायद पूरी तरह तस्दीक नहीं हो पाया कि कारतूसों में पहले सूअर की चर्बी है, और जब वो लगा कि ये काफ़ी नहीं है तो उन्होंने कहा इसमें गाय की भी चर्बी है, और ये तमाम चीज़ें कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। लेकिन ये बहुत अहम वजह बनी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, दूसरे लोगों के लिए, किसी के लिए गाय की चर्बी, या जो मुसलमान सिपाही थे उनके लिए सूअर की चर्बी वो इकट्ठा करने और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए काफ़ी बड़ी एक ज़रिया बना इस बात के लिए। हालांकि अगर हम गौर करें तो शायद जहालत की वो होगी कि भाई 1853 में पहली रेलगाड़ी बनी थी, उसको भी उन्होंने इस तरह से लिया कि भाई ये हमारी धरती माता को जकड़ देंगे अंग्रेज़, यानी रेल की पटरी बिछा के ये धरती माता को जकड़ रहे हैं। ये अमृतलाल नागर ने तो अभी लिखा है 20वीं सदी की शुरुआत तक लखनऊ में ये हालत थी कि अगर आप गोमती के पानी को से नहा रहे हैं तब तो नहा रहे हैं, या गोमती के पानी की बनी मिठाइयाँ खा रहे हैं तब तो वो शुद्ध मिठाई है। बम्बे यानी हैंडपम्प के पानी से अगर नहा रहे हैं या हैंडपम्प के पानी की मिठाई खा रहे हैं तो आप अशुद्ध खाना खा रहे हैं और आपके नहाने का कोई कीमत नहीं है। तो अगर जहालत का दौर ये था, और अगर इतना था कि एक शगुफ़ा किसी ने छोड़ा हो तो वो मुखालिफ हो गया, खड़ा हो गया, तो इस बात में ये जो फ़र्क आता है, यानी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं और जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो एक अलग अलग नज़रिया पेश करते हैं कि भाई ये सिपाहियों का विद्रोह था, भाई ये उन लोगों का था जिनकी ताकत अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। और डलहौजी जैसा एक कहिए कि नौजवान 30-32 साल का नौजवान गवर्नर जनरल था, जो कि उसने उन तमाम लोगों को जो सिर्फ पैसा और पेंशन पे पल रहे थे, जहाँ गुंजाइश उसे मिली उनको बरतरफ करके और उसमें उस पैसे को कमोवेश
कभी डाकखानों के ज़रिए से, अस्पतालों के ज़रिए से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से उसने कुछ काम किया। ऐसा है, आप इससे मुत्तफिक हैं? इस आर्गूमेंट को, इस प्रमाइस को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, जी। इसमें एक चीज़ ये है, जैसा अभी इन्होंने इशारा किया कि नेशन स्टेट यानी एक वो तो बता रहे हैं कभी था ही उसका तस्वुर नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो 1857 में देखी जाती है और वो शायद लोगों के कॉन्सस में आ गया, तो उनकी ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो लोग हैं वो हमारे जो तहजीबी जो रवायात हैं, रविश है, या जो हिंदुस्तानी है, उस पे चोट कर रहे हैं। उसमें एक मज़हब का भी वो पहलू था। जैसे मिसाल के तौर पे 11 मई को जो सबसे पहली जो आई है वहाँ से मेरठ से, तो उसमें जो सबसे पहला ग्रुप आया वो ब्राह्मणों का था और वो दीन का नारा लगा रहे थे, यानी हमारा मज़हब जो है वो ख़तरे में है और आप बादशाह हैं, आप जो हैं हमारे नुमाइंदा हैं और ये हमारी रवायात, यानी हिंदुस्तान के जो तमाम बावजूद इसके कि मजहबी फ़र्क था, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन सब एक साथ रहते थे और एक बाहमी एहतराम की चीज़ थी। वो ये लोग वो जो है, जो मगरिब से जो लोग आए थे, अंग्रेज़ जो आए थे, उनके यहाँ ऑलरेडी एक नेशन स्टेट का तस्वुर आ चुका था और उसी बुनियाद पे उनके मुल्क बने थे। तो वो ये डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ना वो समझ रहे थे, ठीक है, और जब यहाँ पे लोगों को ये बात हुई कि हमारी इस चीज़ को वो ख़त्म कर रहे हैं, तो सब आप देखिए शुरू में ये सारे ज़मींदारों ने लड़ाई तो शुरू की, लेकिन बाद के मरहले में धीरे धीरे ये इसकी हैसियत अवामी भी हो गई। आप चाहे उधर जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह है, वहाँ पे गांव-गांव में लोग गाते थे और वो भोजपुरी में गा रहे हैं और सब उसको कर रहे हैं, या ये हज़रत महल है, उसको तो बार बार विक्टोरिया ने लिखा कि आपकी सारी चीज़ें हम रिस्टोर कर देंगे, लेकिन उस खातून ने तमाम लोगों के साथ लड़ाई लड़ी और बिलाखिर जाके नेपाल में वो किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, लेकिन जाहिर है ये हिंदुस्तान गिर सतह पे नहीं थी, चूँकि ख़ुद ये नेशन स्टेट का तस्वूर हमारे यहाँ था ही नहीं, मकामी तौर पर सारी तो बहुत बाद ही में यूरोप की चीज़ थी, तो बाद में ये धीरे धीरे ये चीज़ें आई हैं। लेकिन वो इनसे एक बात तो जाहिर हो रही है हाशमी साहब की, जो मुख्य कहिए कि पार्टी थी जी, वो तो यही लोग थे, यानी कि अवध के नवाब हुए या जो जिन लोगों की रियासतें अंग्रेजों ने अवध के नवाब थे। मैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क करता हूँ इसमें। एक तो जब सवाल आपने पहले पूछा था तो उसके हवाले से कि एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आपने कारतूस की बात कही थी, अभी कोई नहीं जानता कि इसकी कोई वाकई ये ऐसा था या नहीं, एनफील्ड राइफ़ल में ये लाड और ये था कि नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ थी जिसकी तरफ प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपनी रिसर्च में इशारा किया है। 1857 से पहले के जो 50 साल, हाँ, उसमें सन्यासियों का विद्रोह है, इन 50 सालों में आदिवासियों का है, लेकिन उसके साथ साथ अवध में, यूपी में, बिहार में हो ये रहा है कि जैसे जैसे अंग्रेज़ों का तसल्लुत बढ़ता जा रहा है, वो जो लगान है उसकी दर बढ़ाते जा रहे हैं अंग्रेज़। हाँ, और इस इलाके में 30% गरीब और मझोले किसानों की ज़मीनें उनसे छिन गई थी। हाँ, ये उनकी औलादें हैं जो मजबूरन फ़ौज में भर्ती होती हैं और उनके साथ बहुत तज़लील का सलूक किया जाता है। ये वो हैं जो बगावत करते हैं। एक तो ये चीज़ मेरा ख्याल है, ये जो क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इसके अंदर। सही बात है। और उसमें ये अब ये जब फैली खबर कि इसके ऊपर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो जाहिर है जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो उसकी वजह से लोगों ने उसे इस्तेमाल करने से इनकार किया होगा। बहुत सारी इन हालात के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं जो उस वक्त एक काम कर जाती हैं। लड़ाई में जब आप एक महाज पर हैं तो आप सारी कोशिशें करके देखते हैं, और ये भी वो एक कोशिश रही होगी। दूसरी जो आपने अभी जो सवाल पूछा उसके सिलसिले में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उस वक्त लोगों की समझ में अन्नदाता उनका राजा था।
ये जो उसका अन्नदाता मेंटल मेकअप था, ऐसे मान। हाँ, तो अगर अन्नदाता था नहीं, हाँ, लेकिन वो समझते थे कि ऐसा ये- मान लेते कि थे ये- वो लोग कि ये- भाई ये- यही ये है। कोई हमारी क़यादत, कोई हाँ, हमारा चाहिए, तो वो ये आदमी है। अगर अवध का नवाब अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा है तो अवध की प्रजा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी है। अगर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी है तो झांसी की प्रजा उनके साथ है। ग्वालियर नहीं खड़ा है तो ग्वालियर में कुछ नहीं हुआ। लोगों की लॉयल्टी अपने राजाओं के साथ थी, इसीलिए वो उनको पेंशन वगैरह देके खामोश रखने की कोशिश और करते थे। इसलिए जो लॉयल्टीज थी वो लोकल थी, पैन इंडिया लॉयल्टीज नहीं है। और लेकिन ये चीज़ जब जो अभी अखलाक साहब ने जिक्र किया कि 1857 को कुचलने के बाद अगले 100 साल तक इसके बारे में बात पब्लिकली नहीं होती थी, टेरर था। 1,30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा अंग्रेजों ने, गांव में जा जा के ढूंढ ढूंढ के एक एक को मारा। लेकिन हुआ क्या? मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा जो 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 जुल्म हुआ या जो नाइंसाफ़ी उसकी सनद ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी में हिंदुस्तान की जो शिरकत थी वो तकरीबन 1/4 थी, 23-24% के आसपास। शाहजहां के वक्त में 30% के ऊपर थी। जब अंग्रेज गए हैं तो 4% 4% थी। तो इससे बड़ा सबूत और फिर वो क्या चाहिए कि उन्होंने इस मुल्क के जो वसाइल हैं उनकी किस हद तक उनको एक्सप्लॉइट किया और इरेशनली एक्सप्लॉइट किया, ये उसका बहुत बड़ा सबूत है कि हिंदुस्तान में को उन्होंने खूब लूटा। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी इस लूट को बचाने की और यहाँ की आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, उनकी गैरत को, उनकी डिग्निटी को बचाने की, उन्होंने भी शायद कुछ हिंदुस्तानियों के लिए वो जो उनसे तवक्को की जाती थी वो नहीं की। मिसाल के तौर पे किसी भी राजा ने, किसी नवाब ने, किसी में नहीं, देखिए मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा था कि ये जितने राजे रजवाड़े थे जो सिर्फ इस कोशिश में थे कि मुझको 21 तोपों की सलामी मिल जाए और मुझे कुछ भी करने को तैयार थे, और मुझे राय बहादुर का और खान बहादुर का और इसका अवार्ड मिल जाए, वो अंग्रेज़ों के साथ थे सबके सब। और इसीलिए मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया था कि पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो पेशवा थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे। जो बहादुर शाह जफर वाज ए रिलक्टेंट लीडर। लेकिन इसका एक जो नतीजा जो निकल के आता है, जो रिस्पॉन्ड हुआ, जाहिर हम राजाओं से तो राजा तो वही पुराने सिस्टम का हिस्सा थे, उनसे हम तवक्को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, विद्यासागर हों, सर सैयद हों, ख़ुद गालिब ने बड़े इशारे किए हैं कि एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एक नया निज़ाम, नई तकनीक, नया नॉलेज सिस्टम सारा आ रहा है, तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, ये हर ज़माने में एक ख़ास ज़माने के बाद आता बहुत है। अहम बात। और ये चीज़ हुई, उसमें दो चीज़ें हुई, दो तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। एक वो हुए जो उसके मसलन उससे मरऊब हो गए, उससे डर गए। जैसे आप ख़ुद यहीं दिल्ली कॉलेज में देखिए, मास्टर ताराचंद हैं और ज़काउल्लाह हैं और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने यहाँ तक कि मज़हब तक तब्दील किया। उन्होंने कुछ चीज़ें, जाहिर है ये लोग हमारे वो हैं जिनको सो कॉल्ड इंडियन रिनेशा की शुरुआत करने वाला भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन उनके यहाँ एक तरह का वो उससे मरऊब होने का भी असर दिखता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो उनके यहाँ के एडवांसमेंट को समझ रहे हैं और फिर हमारे यहाँ जो फरसूदा चीज़ें हैं उसको तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। सती प्रथा तोड़ रहे हैं, बाल विवाह को उन्होंने ख़त्म किया, मॉडर्न एजुकेशन सर सैयद लेके आ रहे हैं, मालवीय लेके आ रहे हैं, हिंदू कॉलेज कलकत्ते में बन रहा है। ये एक चीज़ हुई। दूसरा, एक सतह पे ख़ुद अंग्रेज़ जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं और वो उसका दो पहलू है। एक तो ये है कि हमारा नौजवान तबका मॉडर्न एजुकेशन से आशना भी हो रहा है, लेकिन उसका एक ख़तरनाक पहलू भी है। उन्होंने जो हिंदुस्तान में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उनके पास दो मॉडल थे, एक लंदन स्कूल मॉडल था, दूसरा कैम्ब्रिज था। लंदन स्कूल जो मॉडल था वो साम्राज्य को चलाने के लिए था, यानी ऐसे तबका को पैदा करना जो उनके लिए बाबू बन के काम करें।
और दूसरा जो तबका था जो तहकीक करता था, जो वाकई नॉलेज ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाला था, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हमारा जो एक पूरा ट्रेडिशन चला आ रहा था जिसकी तारीफ सबने की है, खुद इन लोगों ने भी, मैकियावेली ने की है, बाकी लोगों ने की है, वो सिलसिला टूट गया। और उसके नताज हम आज तक देख रहे हैं कि जो हमारा तहजीब के हवाले से जो हमारा नॉलेज होता था, संगीत हो, साइंस हो, या एक दूसरे के टेक्स्ट से जो हमारी आगाही होती थी, वो सब हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ इसको समझने में हमारे यहाँ कमी रह गई और जो आज तक जारी है। आप दोनों ने बहुत खूबसूरत बातें कहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं और हमारे नाज़रीन को बताया तारीख़ के हवाले से और ये भी कि भाई फ़न के हवाले से कि हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान में जो ताकत उसकी है वो ये कि तमाम फ़िरक़े और पूरी दुनिया में ये हमारी पहचान है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी बातचीत 1857 के हवाले से, तब जब हिंदुस्तान ने अपने तमाम इख्तिलाफ़ात को भुलाकर अपनी यकजहती का परिचय दिया, अपनी कौमियत का परिचय दिया, अपनी हुब्बुल वतनी का परिचय दिया और उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी इंपीरियलिस्ट फोर्स जो थी उसको हिला के रख दिया। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर इस बात की परवाह किए बगैर कि एक्स किस मज़हब का देवता है या पीर है या मुर्शिद है, वहाँ पे लोग जाते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। इसका उल्टा भी होता रहा। किसी भी वजह से अगर ये ताल्लुकात, ये जो कहिए कि रवादारी प्रभावित होती है, उस पर असर पड़ता है, तो हम इस बहुत खूबसूरत विरासत को खो बैठेंगे। अगले शुमारे में इसी विषय पे और बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।